हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ रेहान में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का सेकेंड लेसन और जिसमें हम ले रहे हैं गॉस की प्रमेय अर्थात गॉसेस थ्योरम। दोस्तों गॉसेस थ्योरम क्या होती है, मैं कोशिश करूंगा आपको इस तरीके से समझाऊं कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप दूसरों को भी अच्छी तरीके से इसको समझा सकें। मैंने आपको बताया था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन में आ रही है। आप वहां से इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए ताकि आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए कि गॉसेस थ्योरम क्या होती है। दोस्तों गॉस की प्रमेय गॉसेस थ्योरम क्या कहती है, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। दोस्तों अब हम आपको समझाते हैं जो मैंने पढ़ा है इसका मतलब क्या है। हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि हमारे पास दोस्तों ये क्या है, क्लोज सरफेस है। ये क्या है, क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस के अंदर अगर हम कोई आवेश Q रख दें, उसकी पोजीशन चाहे जहाँ हो, जो Q है वो अंदर इसके रखा हो, यहाँ इससे नहीं फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ पे इस कोने पे रखा है या इस कोने पे रखा है, किसी कोने पर आप रख सकते हैं। बस क्या होना चाहिए कि Q जो है इसके अंदर होना चाहिए और इसकी शेप से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपका पृष्ठ गोलाकार हो, घनाकार हो, किसी भी प्रकार का हो, बस क्या होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए। तो दोस्तों मान लिया ये एक सरफेस है, ये चारों तरफ से क्लोज है और इसके अंदर कोई आवेश Q रखा है, तो इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, कुल विद्युत फ्लक्स Q का 1/ε गुना होगा, अर्थात Q/ε0 गुना होगा। तो दोस्तों इसी को कहते हैं गॉसेस थ्योरम। किसी बंद पृष्ठ द्वारा, ये क्या है, एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश Q रखा हुआ है और इस Q आवेश से जो है गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होगा, अर्थात दोस्तों Q/ε0 होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गॉस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। जैसे कि मान लिया दोस्तों, हम आपको समझाते हैं, मान लिया हमारे पास ये क्या है, ये क्लोज सरफेस है, ये चारों तरफ से दोस्तों क्या है, सील्ड है, क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस में हमारे अंदर यहाँ पे कहीं रखा हुआ है +Q चार्ज। तो इस +Q चार्ज के कारणवश जो विद्युत फ्लक्स होगा, इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, Q का 1/ε0 गुना, अर्थात कितना होगा, Q/ε0। तो दोस्तों इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल हो जाएगा Q/ε गुना, और इसी को कहते हैं दोस्तों गॉसेस थ्योरम। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस गॉसेस थ्योरम को हम सिद्ध करेंगे। ये किस प्रकार से इतना आएगा इसको हम यहाँ पे सिद्ध करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, तब आपके लिए जो गॉसेस थ्योरम की डेरिवेशन होती है ये बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गॉसेस जो थ्योरम होती है, जो कुल विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है, वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन में आ रही है। आप पहले वो वीडियो देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या बताया था, जो मैं यहाँ पे अब लिखने वाला हूँ। तो दोस्तों फाई ई क्या होता है, विद्युत फ्लक्स। ये क्या होता है, फाई ई से हम क्या प्रदर्शित करते हैं, विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करते हैं फाई ई से। तो फाई ई बराबर फार्मूला होता है EA cos थीटा। फाई ई बराबर क्या होता है, EA cos थीटा, जहाँ पे E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, A क्या है, एरिया है, क्लोज पृष्ठ की एरिया है, और थीटा क्या है, E व A के मध्य कोण। और हमको गॉसेस प्रमेय क्या बताती है, गॉसेस थ्योरम हमको बताती है
कि कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, और इसी को हम यहाँ पर सिद्ध करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों किस प्रकार से हम इसको सिद्ध करते हैं। ई दोस्तों जो ई है, ई वो क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, ये इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जिसकी लिंक आ रही है, आप वहाँ से उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो ये होती है E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों ये होती है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। अब हमको क्या करना है, गाउसियन थ्योरम को सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, एक क्लोज सरफेस को बनाएंगे। ये क्लोज सरफेस है, क्लोज एरिया है, जैसे कि बलून है, गुब्बारा है, मैंने आपको अभी बॉक्स दिखाया था। किसी भी आकार का आप ले सकते हो, घनाकार, गोलाकार, किसी भी प्रकार का आप, एक बस क्या होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्लोज सरफेस कंसीडर कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इस बिंदु P से, इस आवेश से मैं इसके सरफेस पर कहीं एक छोटा अवयव, अति सूक्ष्म खंड एक जो है मान लूँगा। तो मान लिया यहाँ पे एक छोटा खंड में ले लेता हूँ, एक छोटा पीस है, ये मैं एक ले लेता हूँ, और इस छोटे पीस की प्लस Q आवेश से जो दूरी है वो मैं मान लेता हूँ R है। मैंने क्या किया, ये एक हमारे पास बंद पृष्ठ था, इस बंद पृष्ठ के अंदर प्लस Q आवेश रखा हुआ था, और इस बंद पृष्ठ पर मैंने क्या ले लिया, एक अति सूक्ष्म अवयव ले लिया dA। दोस्तों अति सूक्ष्म अवयव ले लिया dA, क्योंकि ये एरिया काफ़ी बड़ी है, और इसमें आप कहीं भी ये अति सूक्ष्म अवयव ले सकते हैं, यहाँ, आप कहीं पर भी, यहाँ पे आप कहीं पर भी अति सूक्ष्म अवयव ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक प्लस चार्ज जो है इसके क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ था, और ये एरिया जो है, एक पूरी एरिया की एक छोटा खंड मैंने ले लिया dA, और इस प्लस Q चार्ज से dA की जो दूरी है वो R है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोस्तों क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इससे बाहर की तरफ, क्योंकि दोस्तों जो प्लस चार्ज होता है इससे बल रेखाएं दोस्तों बाहर की तरफ निकलती हैं, इस प्रकार से 90 एंगल पर बाहर की तरफ निकलती हैं। तो ये जो प्लस चार्ज है हमारे पास, तो इससे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होगी, बाहर की तरफ। इसकी दिशा दोस्तों किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। और दोस्तों ये क्या है, अति सूक्ष्म अवयव dA, एक पूरे क्लोज सरफेस का एक छोटा टुकड़ा है dA, इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा भी दोस्तों बाहर की तरफ होगी। ये dA की जो दिशा है ये भी दोस्तों बाहर की तरफ होगी, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि एरिया वेक्टर क्या होता है। दोस्तों जैसे कि हमारे पास ये क्लोज सरफेस है, और इसमें हमको क्या निकालना है, dA। तो हम एक कोई छोटा खंड मान लेंगे, इसके कहीं पर एक छोटा खंड ऐसे कंसीडर कर लेंगे, और इसका एरिया वेक्टर दोस्तों कहाँ होगा ये हमको पता करना है। तो दोस्तों एरिया वेक्टर हमेशा इसके अभिलंबवत होता है। मान लिया ये है हमारे पास इस छोटा खंड, और इस छोटे खंड का एरिया वेक्टर दोस्तों कहाँ होगा, एरिया वेक्टर होगा आपकी तरफ, इधर से आपकी तरफ, इधर से आपकी तरफ। और अगर हम इसको इस तरीके से मोड़ दें, और अब इसका इस बिंदु का इसको हम इस तरीके से कर दें, अब इस बिंदु का एरिया वेक्टर होगा इस तरफ, अभिलंबवत होता है दोस्तों इस तरफ। और अगर हम इस बिंदु को ऊपर की दिशा में से मोड़ दें, अब इसका एरिया वेक्टर दोस्तों होगा ये यहाँ से यहाँ की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। और अगर हम इसको मोड़ के ऐसे कर दें, सबसे नीचे कर दें, तो दोस्तों इसका एरिया वेक्टर अब हो जाएगा ये से नीचे, इस तरीके से एरिया वेक्टर इसका हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं। दोस्तों जैसे कि ये हमारे पास एक एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर होगा मेरी तरफ से आप लोगों की तरफ, बाहर की ओर। और अगर इसको हम इस तरीके से करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर दोस्तों होगा इधर से इधर की तरफ। और अगर हम इसको नीचे कर देंगे तो दोस्तों इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा इधर से इधर की तरफ। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इधर से इधर बाहर की तरफ। ये मैंने यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर बना दिया dA।
अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया है, हमने अति सूक्ष्म अवयव डी ए लिया है। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे टुकड़े इस एरिया पर होंगे, इस क्लोज पृष्ठ पे ऐसे बहुत से छोटे छोटे टुकड़े होंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको करना पड़ेगा दोस्तों इंटीग्रेशन, समाकलन करना पड़ेगा, बंद समाकलन इसका, और तब हम निकाल पाएंगे फाई ई, अर्थात हम निकाल पाएंगे, तब क्या निकाल पाएंगे, कुल विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दोस्तों ये इसका सदिश रूप है। अब मैं इसका लिखता हूँ अदिश रूप। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर बंद समाकलन ई ए ई डी ए कॉस थीटा। दोस्तों ये क्या था, इसका सदिश रूप था। अर्थात दोस्तों अगर दो एंगल इस तरीके से लिखे होते हैं, ई डॉट डी ए अगर इस तरीके से आपके पास लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा। ये दोस्तों इसका सदिश रूप होता है और ये दोस्तों इसका अदिश रूप होता है। तो हमने क्या लिख दिया, ई डी ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है दोस्तों, थीटा है ई व ए के मध्य कोण, ई व ए के मध्य का कोण है दोस्तों। जहाँ थीटा क्या है, ई व डी ए के बीच का कोण है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इधर से है बाहर की तरफ, और जो डी ए की दिशा है, इसका एरिया वेक्टर है, वो भी इधर से है बाहर की तरफ। अर्थात दोनों की दिशाएं बाहर की तरफ हैं, बाहर की तरफ, ऐसे दोनों की दिशाएं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से बाहर की तरफ, और डी ए जो एरिया वेक्टर है वो भी यहाँ से बाहर की तरफ। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर थीटा कितना बनेगा दोस्तों, थीटा बन जाएगा 0 अंश। कितना बन जाएगा, 0 अंश। जब दो चीज़ें एक ही दिशा में दौड़ रही होती हैं तो थीटा वहाँ पे कितना होता है, थीटा होता है 0 अंश। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 अंश। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाई ई बराबर बंद समाकलन ई डी ए और कॉस 0 डिग्री। अब दोस्तों cos 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी। cos 0 डिग्री की वैल्यू दोस्तों होती है 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे cos 0 की वैल्यू वो हो जाएगी 1। तो हो जाएगा फाई ई बराबर ई डी ए, और यहाँ पे डाल देंगे 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1। अब हम दोस्तों इसका क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे जो फाई ई है वो है हमारे पास फाई ई बराबर, जो ई है ई को हम पहले लिख लेंगे क्योंकि ये नियतांक है, तो ये ई को हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद बंद समाकल हमको किसका करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा डी ए का, डी ए। तो डी ए का जो समाकलन हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, इसका समाकलन हम ए के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका समाकलन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो फाई ई बराबर हमको कितना मिल जाएगा, ई ए। कितना दोस्तों मिल जाएगा हमको, ई ए। फाई ई बराबर कितना मिल जाएगा, ई ए। तो दोस्तों हम अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों ए क्या है, ए और ई की हमको वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो ई की वैल्यू क्या है, मैंने ऊपर लिख दी थी, ई बराबर 1/4π/0 Q/r²। क्योंकि जो ई है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों होती है 1/4π/0 Q/r²। और जो ए है ये पूरा जो है मैंने यहाँ पे गोला बनाया था, इस गोले का जो वक्र पृष्ठ है, क्योंकि दोस्तों मैंने एक छोटा टुकड़ा लिया था, ये था हमारे पास डी ए। तो ए इसका क्या हो जाएगा, ये पूरी सतह क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। और ये पूरी सतह कितनी होती है दोस्तों, 4πr²। गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है, 4πr²। तो हम यहाँ पे ए की जगह पे लिखेंगे 4πr² और ई की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल देंगे। तो फाई ई बराबर हमको क्या मिलेगा, ई की वैल्यू 1/4πε0 और Q/r² और इंटू ए, गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है, 4πr²।
आर स्क्वायर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना मिलेगा, फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों यही हमको सिद्ध करना था कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, क्योंकि गाउसेस थ्योरम यही कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का क्यू अपॉन एप्सिलॉन गुना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे फाई ई कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना। और दोस्तों यही हमको सिद्ध करना था। हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको अच्छी तरीके से। इसको मैंने क्या किया था, 4 पाई कैंसिल हुआ था, आर स्क्वायर कैंसिल हुआ था, तो यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे क्या बच रहा है, क्यू, और यहाँ पे क्या बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट। तो इसको दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये फाई ई बराबर हमको कितना मिला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या मिला हमको दोस्तों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से दोस्तों गाउसेस थ्योरम को सिद्ध किया जाता है। हम आपको एक बार और समझा देते हैं। दोस्तों हमको सिद्ध करना था गाउसेस थ्योरम, तो हमने क्या बनाया, हमने बनाया एक क्लोज सरफेस आप किसी प्रकार का बना सकते हैं। क्लोज पृष्ठ होना चाहिए, चाहे वो गोलाकार हो, घनाकार हो या किसी भी आकृति का हो, बस क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो हमने क्या किया, उसके अंदर एक प्लस क्यू आवेश रखा था, और इस गोले की सतह पर आप कहीं पर भी बिंदु, कहीं पर भी अति सूक्ष्म अवयव DA ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक अति सूक्ष्म अवयव ले लिया DA, और प्लस क्यू से इस अति सूक्ष्म अवयव की जो दूरी थी वो कितनी देर कह दी है, मैंने मान लिया मैंने R है। उसके बाद मैंने क्या किया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों इसमें इस बिंदु पर कहाँ है, इस छोटे खंड पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है, बाहर की तरफ। अब यहाँ पर भी देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी, क्योंकि जो प्लस क्यू चार्ज होता है उससे विद्युत बल रेखाएं, जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, तो इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्लस की के कारणवश कहाँ निकली, बाहर की तरफ। और दोस्तों DA क्या है, एरिया वेक्टर है। मैंने आपको बताया था कि एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं। मान लिया ये कोई सतह है तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, इधर घूम जाएगी तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, इधर घूम जाएगी तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका एरिया वेक्टर हो गया बाहर की तरफ। फिर दोस्तों हमने क्या किया, फाई बराबर EDA cos थीटा, EDA cos थीटा ये सदिश रूप है, वेक्टर E डॉट DA ये इसका सदिश रूप है, और यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा था, तो हम इसका क्या करेंगे, बंद समाकलन, तब हमको पूरे जो एरिया का है वो विद्युत फ्लक्स निकल के आ जाएगा। तो ये सदिश रूप था, ये अदिश रूप है EDA cos थीटा। जब इस प्रकार से लिखा होता है तो सदिश रूप और इसका अदिश रूप हम इस प्रकार से लिखते हैं, EDA cos थीटा। फिर दोस्तों थीटा क्या है, जहाँ थीटा E व A के मध्य का कोण है, इसके बीच का कोण है। तो यहाँ पे कोण कितना दोस्तों बन रहा था, कोण बन रहा था 0, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर की थी और DA भी उधर का था, दोनों एक ही दिशा में थे। तो दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो थीटा कितना होगा, यहाँ पे थीटा होगा 0 अंश। तो यहाँ पे हो गया थीटा कितना हो गया, हमने डाल दिया 0 अंश, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 1। तो फाई बराबर EDA हो गया। अब यहाँ पे हमको करना इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लेंगे। DA का जो है क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो DA का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू A के, तो A आ जाएगा। फिर दोस्तों हमको फाई बराबर क्या मिल गया, EA मिल गया। और फिर हमने क्या किया, E व A की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी। तो E की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 Q/r²। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो इतनी होती है, तो मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दी। उसके बाद मैंने क्या किया, A की वैल्यू यहाँ पर रख दी। ये A इसका जो है वक्रपृष्ठ कितना होता है, 4πr²। तो हमने क्या किया, 4 पाई कैंसिल हो गई, ये 4 पाई कैंसिल हो गई, और ये r² कैंसिल हो गया। हमारे पास कितना बचा, Q/ε0। तो फाई बराबर कितना मिल गया हमको, Q/ε0। तो इस प्रकार से दोस्तों गाउसेस थ्योरम को सॉल्व किया जाता है, उसको हल किया जाता है। दोस्तों यहाँ तक आपको नोट करना है तो आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। व्हाट्सएप, एफबी, फेसबुक सब जगह आप इसको जो है शेयर कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी इस चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता रहे, क्योंकि मैं आपके लिए पीसीएम से रिलेटेड पर डे वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।